नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर शिवसेना नेता संजय राउत की शिंदे गुट को खुली धमकी, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे शिव सैनिक। गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को रखा बरकरार। एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जफर की याचिका को किया खारिज। कानपुर हिंसा में विदेशी कनेक्शन का हुआ खुलासा, एनआईए करेगी जांच पड़ताल। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ कई सबूत हाथ लगे। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने भरा अपना नामांकन, पीएम मोदी बने प्रस्तावक, कई दिग्गज रहे मौजूद। कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने निकाला रास्ता, पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को सौंपेगा। आज की सबसे पहली खबर महाराष्ट्र में मच रहे बवाल पर। एक तरफ शिंदे लगातार अपना दम दिखा रहे हैं, बागी नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव सरकार अल्टीमेटम कार्ड खेल रही है। इसी बीच संजय राउत ने बागी नेताओं को खुली धमकी देते हुए बयान जारी किया कि हमने मुंबई लौटने का मौका दिया, अब मुंबई आने की चुनौती देते हैं। लड़ाई या तो कानून के जरिए लड़ी जाती है या सड़क पर, जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ इस्तीफा देने की बात, दूसरी तरफ धमकी, ये चाहते क्या हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे को यह मालूम चल गया है कि उनकी ना कुर्सी बची है, ना ही संगठन बचा है। शिवसेना टूट चुकी है और ये जो 50 से ज़्यादा की संख्या गुवाहाटी में विधायकों की होती चली जा रही है, जो कल तक टेलीविजन कैमरे के सामने उद्धव ठाकरे की कसमें खा रहे थे कि हम तो उद्धव ठाकरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, और पता नहीं 4-5 घंटे पे क्या होता है, ये फ्लाइट पकड़ के गुवाहाटी पहुंच जा रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो उद्धव ठाकरे को बात समझ में आ गई कि सरकार बचेगी नहीं। सरकार बचेगी नहीं ये तो ठीक है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जो तमाम लोग गुवाहाटी के होटल में बैठे हुए हैं, जब ये मुंबई पहुंचेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और ये जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का कि आपने जिस हिसाब से धोखा दिया था चुनाव के बाद, चुनाव तो लड़े थे हमारे साथ, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाकर जनता से वोट तो लिया, लेकिन मोदी विरोधी कैंप में जाकर आपने सत्ता का सुख भोगने का महापाप किया। अब उसका बदला उसी हिसाब से हो रहा है कि जिसमें उद्धव ठाकरे न घर के रहेंगे न घाट के। इसीलिए ये जो संजय राउत की खिसियाहट है, वो कह रहे हैं सड़कों पे लड़ेंगे। कम से कम इस तरह के बयान उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं देनी चाहिए जिसकी सरकार चल रही हो, जिसका मुख्यमंत्री हो। आप किस तरह के कानून की बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर और हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, मुख्यमंत्री की होती है, और उसी पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि सड़कों पे आओगे, सड़कों पे लड़ेंगे। कैसे तुम मुंबई पहुंचोगे? बिना ठाकरे के नाम से तुम कैसे यहाँ रोड पे चल पाओगे? ये सारी ये धमकियाँ जो दी जा रही है, वो वाकई शिवसेना की एक शर्मनाक राजनीति है। जी बिल्कुल, एक तरफ शिवसेना धमकियां देकर सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात दंगों में पीएम मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, और जाकिया जाफरी की तरफ से दाखिल की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जाकिया जाफरी ने यह आरोप लगाया था कि गुजरात दंगों में आरोपियों के साथ मिली भगत का आरोप है, जिसे एसआईटी ने खारिज कर दिया। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करके जो मोदी विरोधी हैं उनको बड़ा झटका दिया होगा। झटका? मातम कहिए मातम, छाती पीट रहे होंगे। क्यों? हिंदुस्तान में गुजरात दंगे के बाद मोदी विरोधी एक सेकुलर इंडस्ट्री चल रही थी। देश विदेश से पैसे चंदा इकट्ठा हो रहे थे, कई लोग करोड़पति बन गए।
करोड़पति बन गए। धंधा उनका क्या था? धंधा बस इतना ही था, मोदी को बदनाम करो, गुजरात दंगों को लेकर के बवाल मचाओ, सेमिनार करो, कोर्ट में जाओ। ये तीस्ता शीतल वार्ड, बताइए, ये एहसान जाफरी के लिए चुनाव, ये केस लड़ रही थी। वही गुलबर्ग सोसाइटी में जो विदेश से पैसा आया जस्टिस दिलाने के लिए, खा गई। केस चल रहा है। फर्जी गवाह पैदा करने के नाम पे भी उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल जिसे मैं कहता हूं, वो आज मातम मना रही होगी, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। पैसा अब नहीं आएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आज जो हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी के दामन पे इन लोगों ने जितने भी दाग लगाए थे, आज ड्राई क्लीन, कंप्लीट सफेद हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वामपंथी, वो तमाम लोगों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाया जिसका इसमें कोई रोल ही नहीं था। अब एक बात और समझने की है कि इस गुजरात दंगे को लेकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो साजिश हुई, ये तमाम लोग, जिन लोगों ने गुजरात को जेनोसाइड तो पता नहीं क्या क्या, इन लोगों को देश की जनता से भी माफी मांगने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखने के फैसले ने विरोधियों को पहले ही पस्त कर दिया है, लेकिन कानपुर हिंसा के आरोपियों की हालत बेहद खराब है, क्योंकि अब कानपुर हिंसा के तार आसपास के जिलों के अलावा खाड़ी देशों में मौजूद लोगों से भी जुड़ते जा रहे हैं। आरोपियों ने ईरान, ओमान और पाकिस्तान के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके लिंक सैकड़ों लोगों को भेजे। उस लिंक इनवाइट के बाद ईरान से, पाकिस्तान से, ओमान से और हर शहर से नंबर के स्क्रीनशॉट्स सामने आए हैं। ये कनेक्शन सामने आने के बाद अब इस मामले को एनआईए संभालेगी। डॉक्टर साहब, क्या आप खुलासा हो पाएगा कि मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी बवाल मचते हैं, मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ। कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो, चाहे वो नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर जो बवाल मचा, ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। चीन और पाकिस्तान के दलाल जो हिंदुस्तान में रहकर मीर जाफरों का काम करते हैं, उनके पास जो पैसे आते हैं और ये जो साजिश रची जाती है, वो अब इसका खुलासा इस कानपुर हिंसा से शुरू हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप मिला, जांच अब एनआईए कर रही है, और एनआईए के जांच में मालूम चला कि पाकिस्तान, ओमान, ईरान, ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड थे। और अभी तो एटीएस का भी इसमें मदद लिया जा रहा है कि भाई ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो फ़ोन नंबर है वो कौन है, क्या एंटीसीडेंट है इनका, क्या ये काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये भूलने का नहीं है कि जो कानपुर का जो मास्टरमाइंड था, जो ऑपरेटर था, ये जफ़र हयात हाशमी, उसके पास 3 साल में 48 करोड़ रुपए आए। कहाँ से, कौन, किसने दिए? एक तो पकड़ा गया, कैपिटल टीवी ने एक स्टोरी की थी, उस जगह पे जाके ये बाबा बिरयानी वाले एक मंदिर को तोड़ के कानपुर में आपने बिरयानी की दुकान खोल दी, अरेस्ट हुआ है। ये भी पैसे दे रहा था। तो इस तरह के तमाम साजिशों का खुलासा भी हो रहा है और बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है। ये तमाम, ये जो हाशमी के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे सबको सील कर दिया गया है और इन लोगों को कानपुर और उनके इलाके से दूर जेलों में भी डाल दिया गया है। जैसे वो जो जावेद पंप, जिनके बुलडोजर से घर को गिराया गया प्रयागराज में, उसको देवरिया जेल में भेज दिया गया है, दूर जाओ। और उसी तरीके से हाशमी को चित्रकूट के जेल में भेजा गया है। मतलब ये योगी सरकार में रह के आपने ये ज़रूरत की कि आप यूपी में आग लगाएंगे। अब एक एक का हिसाब
पूरी तरीके से लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। कानपुर हिंसा का मामला अब एनआईए के हाथ में है, तो वहीं जिस राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष बौखला रहा था, बैठकें कर रहा था, उस पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया है। मुर्मू के नामांकन भरने के वक्त प्रस्तावों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। साथ ही कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डॉक्टर साहब, मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है, अब वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के लिए रेस में तैयार हैं। बन गई वो। उनकी जीत में कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। संख्या बहुत है एनडीए के पास, आसानी से जीतेंगी। वो बन चुकी, आप ये कह सकती हैं कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। लेकिन इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को समझना जरूरी है। जिस हिसाब से वो लोगों का चुनाव करते हैं, जब से ये सरकार आई है, जमीन पे उतर के काम करने वाले लोगों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है, आप देखिए जितने भी पद्मश्री के जो अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पहले तो ये तो बिकता था। ये सोनिया गांधी के रिजीम के दौरान ये बिकता, बोली लगाई जाती थी, इलीट क्लास को मिला करता था। जो दलाल किस्म के लोग होते थे सबसे आगे रेस में होते थे जी। धनाढ़ लोगों को, सेलिब्रिटीज को चुना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इन लोगों को तो समाज से ऑलरेडी बहुत कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन जो लोग तपती धूप में अपने पसीने बहाकर समाज की सेवा कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, छोटा ही क्यों ना हो, उनको प्रोत्साहित करने का वक्त है। और जो द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ है, उनका जीवन संघर्ष की गाथा है। पति की मौत हो गई, 2 बेटे की मौत हो गई, समाज सेवा के राह पे वो चलती रही। वो स्कूल में पढ़ाती थी, खुद गरीब परिवार से, ऐसे परिवार से जहां 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी, वहां से इनका सफर शुरू हुआ। और किस्मत भी उनके साथ हमेशा नहीं रहा, बहुत सारी आपदाएं जीवन में उनके आई, लेकिन वो स्ट्रगल करती रही। और उस गरीबी हालत में भी वो स्कूल में पढ़ाती थी तो पैसे नहीं लेती थी। अब आप समझिए किस तरह का स्ट्रगल, किस तरह का। और सबसे पहली बात कि आपने झारखंड में एक आदिवासी महिला को पहली बार आपने गवर्नर बना के भेजा। उसी वक्त इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर ढूंढ के लाते कहां से ऐसे ऐसे लोगों को जी। गवर्नर तो टायर्ड रिटायर्ड नेता भ्रष्ट, जो पार्टी के लिए न्यूसेंस क्रिएट करता था पहले जमाने में कांग्रेस पार्टी, उसको गवर्नर बना करके भेज दिया जाता था। जो ट्रेडिशन हिंदुस्तान का रहा कि कोई बहुत बकबक कर रहा है पार्टी के अंदर, कोई मंत्री बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं कि खुले रूप से भ्रष्टाचार मचा रहा है, उसको उठा कर गवर्नर बना दो, उसका टेंशन हटाओ, इसको एक्टिव पॉलिटिक्स से हटा दो। नहीं कोई और संख्या उसमें नहीं होती तो राजदूत बना करके भेज दो। लेकिन आप इस तरह के लोगों का जब चुनाव करते हैं कि जिसका जीवन पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा हो, तो ऐसे लीडरशिप को सैल्यूट करने का मन करता है। और दूसरी बात, आप पहली ये आदिवासी महिला है, आपने समाज को क्या मैसेज दिया इस तरह के चुनाव से? हर गांव में हर ट्राइब, हर ट्राइबल अपने आप को इस मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा समझ रहा होगा। आप देखिए जब ये बनेंगी और जब ये दूर दराज इलाकों में जब जाएंगी, लोग वैसे ही प्यार करेंगे जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को लोग प्यार करते थे। तो ये शी इज़ गोइंग टू बी एन एसेट टू इंडिया। और ये प्रधानमंत्री मोदी के चॉइस की तारीफ
करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी खबर पाकिस्तान पर। पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। आईएमएफ और चीन से कर्ज लेने से पहले ही पाकिस्तान की नैया डूब चुकी थी, लेकिन अब इस कर्ज को उतारने के लिए पाकिस्तान ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले भारत के अभिन्न अंग गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को सौंप सकता है। एक तरफ निवेश के नाम पर चीन पाकिस्तान को दबाकर अपना पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार सर झुकाकर उसे अपना रही है और लीज पर गिलगित बाल्टिस्तान सौंपने की तैयारी में है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान चीन को लीज पर देकर अपने अंदर घुसने के लिए तैयार कर रही है। देखिए, बड़ा बवाल मचने वाला है। एक तो बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है। चीन ने ऑलरेडी वहां के पोर्ट के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान के टेलीविजन पे बहस हो रही है, वहां पे आर्टिकल्स छप रहे हैं कि पाकिस्तान उसी हालत में चीन के उस चंगुल में फंस चुका है जैसे श्रीलंका फंसा था। जी। पूरा पोर्ट हड़प लिया था चीन ने। अब कर्ज इतने ज्यादा हो गए तो आपको कुछ न कुछ तो करना होगा। तो यह खबर आ रही है कि शायद वहां पे गिलगित बाल्टिस्तान को जो है वो चीन को सौंप दिया जाए। चीन से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां लोग नहीं रहते क्या? वहां भेड़ बकरी रहते हैं क्या? भेड़ बकरी रहते हैं वहां। मैं आपको बात बता दूं, लोग वैसे ही नाराज हैं वहां पे, क्योंकि वहां ना उनको कोई अधिकार है, ना कोई उनको डेमोक्रेटिक राइट है। बिजली भी आती है 2 घंटे के, दिन भर में 2 घंटे बिजली। साफ पानी नहीं मिलता, जो पहाड़ से जो पानी निकलता है उससे उनका गुजारा चल रहा है। और दूसरा, ये डिस्प्यूटेड इलाका है। जी। भाई, तुम्हारी हैसियत ही कहाँ है कि तुम एक डिस्प्यूटेड इलाके को चाइना को दे दो, और चाइना भी वैसे मूर्ख है कि वो उसको हड़प ले। इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। अगर इस तरह का फैसला होता है तो हिंदुस्तान को इस गिलगित बाल्टिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कोई तिकड़म, कोई तरीका निकालना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।